12 साल पहले आप भी इसी सदमे से गुजरी थी, जिसके बाद ये सारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। हुआ क्या था, किस तरह लड़ी हैं? 2012 में जब पूरा एक गैंग की सूरत में लोग आए और उन्होंने जब ज़्यादती की, तो मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, तो उन्होंने तो मतलब जब मैंने नाम लिया जिस इंसान का, और तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा चलो निकलो इसको तो निकालो यार। बंदे ने कहा कि अच्छा नहीं कर रही हो, उन्होंने उसे धक्का दिया, रोते हुए कहा तुमने मुझे अपना पेशाब पिलाया था। उसके बाद फिर क्या कानूनी प्रोसेस हुआ? थाने जाके हमने कपड़े भी उतारे अपने, हमने चीखे भी, तो उसने कहा कि शहजादी तुझे तो नहीं छोड़ू। यानी आप लोगों ने जो प्रेशर बनाए रखा उसकी बुनियाद पर वो एफआईआर कट गई। कानून नाफिज करने वाले इदारे डे लाइट में थोड़ा उनका रवैया अलग होता है, रात में अलग होता है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जेंडर टॉक्स और मैं हूं नाजिया अशर। शहजादी रॉय ख्वाजा सराओं के हुकूक के लिए काम करने वाली एक इंतहाई सरगर्म कारकुन, जो कि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जानिब से मखसूस नशस्तों पर कामयाब उम्मीदवार भी ठहरी हैं। ख्वाजा सराओं पर तशद्दुद के खिलाफ एक बहुत लंबे अरसे से वो आवाज़ उठा रही हैं, लेकिन शहजादी रॉय का जो ये सफ़र है वो एक भयानक सानहे से शुरू हुआ। 2011 में शहजादी रॉय को रेप का निशाना बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कानूनी दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश की। एफआईआर दर्ज कराने के लिए जब वो पुलिस के पास गई हैं, तो पुलिस ने ये कहकर इनकार कर दिया कि नाच गाना और प्रोस्टिट्यूशन उनका प्रोफेशन है। ये वो सोसाइटी माइंडसेट है जो कि जाहिर होता है कि जहाँ पर ख्वाजा सराओं के लिए जब आवाज़ उठाने की बात होती है तो फिर उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन शहजादी रॉय ने यहाँ पर हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखीं, जिसके नतीजे में एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन जो कानूनी जंग थी वो तवील तरीन होती चली गई। ये कहानी सिर्फ शहजादी रॉय की नहीं बल्कि हमारे माशरे में बसने वाले हर उस ट्रांसजेंडर की है जिसके खिलाफ कहीं ना कहीं किसी गली में, किसी मोहल्ले में, किसी सड़क पर कभी तशद्दुद होता है, कभी ज्यादती होती है और कभी कत्ल कर दिया जाता है। तो आज की जेंडर टॉक में हम यही बात करेंगे कि ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ जो ये तशद्दुद है इसके लिए कानूनी रास्ते क्या है। अस्सलाम वालेकुम शहजादी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और ये इतना हसास किस्म का टॉपिक है, इसके ऊपर आप एक बहुत लंबे अरसे से काम भी कर रही हैं। हमारी सोसाइटी में हर ट्रांसजेंडर को कहीं ना कहीं किसी न किसी तशद्दुद का सामना करना पड़ता है। कोई ना कोई एक दर्द भरी तकलीफ दे कहानी लिए हर ट्रांसजेंडर हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आता है। 12 साल पहले आप भी इसी सदमे से गुजरी थी, जिसके बाद ये सारी स्ट्रगल स्टार्ट हुई। हुआ क्या था, किस तरह लड़ी हैं? आज से तकरीबन 2009 से 10 में मैंने जो है घर से जब अलग हो गई, जब मैं आई तो मैं एक बड़ी अच्छी बैकग्राउंड से आई। जब आप एक बड़ी अच्छी बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं तो मैंने कहा अब ज़िंदगी तो यही है। तो इस दिन आप जब घर से निकली तो उसके बाद आपको उसी कम्युनिटी में जाना पड़ता है, कोई और रास्ता नहीं होता? देखिए कम्युनिटी में हम खुद जाते हैं क्योंकि हमारे लोग हैं, ठीक है। अब इंसान अपने लोगों के पास जाता है, अपनायत आती है, एक्सेप्टेंस आती है। सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि अपने आप को खुद इस बात पे मनवाना कि मैं क्या हूँ, इसको ओन करना। हम बचपन से देखते हैं ख्वाजा सराओं को रोड पे एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता। हमारे माशरे में वही इंप्रेशन उस बच्चे पे भी पड़ता है और उस बच्चे के दिल में ये बात होती है कि मैं तो खुद इन जैसा हूँ। बड़ा एक टाइम लगता है उसे ये एक्सेप्ट करने में और ओन करने में कि यस आई एम ऑल्सो फ्रॉम देयर कम्युनिटी और मुझे इनका पार्ट बनना है। तो जब मैं गई तो फिर मैंने देखा कि वो सिस्टम जो था वो तो बड़ा एक ज़्यादती का सिस्टम था। रोज़ाना की ज़्यादती, रोज़ाना सारी चीज़ें होती आई। और 2012 में जब पूरा एक गैंग की सूरत में लोग आए और उन्होंने जब ज़्यादती की, तो मैंने कहा नहीं, हम लड़ेंगे, पुलिस किस काम की है। तो मैं उसके बाद पुलिस स्टेशन गई, तो उन्होंने तो मतलब जब मैंने नाम लिया जिस इंसान का, और तो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा चलो निकलो इसको तो निकालो यार। सही, और लिटरली उन्होंने धक्के मार के निकाला और मैं गेट के बाहर हम बैठ गई ना। और हम लोग बड़ा वायलेंट हो जाते हैं, लोग कहते हैं कि भाई बड़े बदतमीज़ हैं ख्वाजा सरा। जब जो सूरत हाल होती है ना, ये हमारा सर्वाइवल होता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे डे लाइट में थोड़ा उनका रवैया अलग होता है, रात में अलग होता है। तो पहले जब पुलिस स्टेशन आप गई थी तो उस वक्त रात में गई? मैं रात 2 बजे गई थी। जैसे ये वाकया हुआ है ये वाकया हुआ मैं चली गई क्योंकि ऑप्शन नहीं था ना। और उसके बाद मैं घर सुबह आई, और क्योंकि मैं सुबह ही आती, रात को आती तो बहुत मसला होता। फिर मुझे वहाँ से मालूम ये चला कि मैंने बोला नहीं भाई एफआईआर काट लेना, मैं कंप्लेन। उन्होंने बोला आप लोगों के कानून नहीं है रेप का। तो एक बड़ा शॉकिंग चीज़ लगी। और उस वक्त मैं एक बड़ी स्टैब्लिश फैमिली से आई थी,
उस वक्त मुझे एक लगा कि यार क्या मतलब है, कानून नहीं है, इतना मारा है मुझे और सब ये सारी चीज़ें हुई हैं, कैसे कानून नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं 377 है पर उसमें हम डाल नहीं रहे ये वो वगैरह। मैंने बोला नहीं 377 जो है वो कानून अलग है, 376 में डाले। उन्होंने वॉलंटरीली है उन्होंने कहा ये ख़वातीन के लिए है 376। तो उसके बाद फिर वो एक जंग शुरू हुई मेरी। मैं जगहों पे गई, हर जगह गई, पर मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं 2 साल तक फिर भी कोई एफआईआर नहीं कटी। 2 साल तक नहीं करी, हाँ। जबकि 24 घंटे में एफआईआर भी कटनी होती है और फिर वो जो सारे एविडेंस बाकी कलेक्ट करने होते हैं देखिए, वो ज़ाया हो गए। केसेस डेली बेसिस के होते हैं। हाँ। मैंने ये किया, मैंने थाने में जाके इतना हमने कर दिया, और वो ये नहीं कि बड़ा ये जैसे बताने में बड़ा इजी प्रोसेस लग रहा है, मैं थाने से नहीं, हम थाने जाके हमने कपड़े भी उतारे अपने, हमने चीखे भी, हमने वहाँ जो हम कर सकते थे हमने किया, और ये बार बार रिपीट किया। ये 2012 से रिपीट करते करते फाइनली हम 2015 में NCHR तक पहुँच। जब हम NCHR गए तो अनीस मैडम बहुत अच्छे से हमसे मिली, और पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट के इदारे में ऐसा एहसास हुआ कि हाँ हमारे भी कुछ राइट्स हैं इंसानियत में, इंसान के सेक्शन में कोई लोग डालते हैं तो हमारे लिए एक ऐसी जगह बनी। एंड उन्होंने वो केस एक पुटअप किया, उसके बाद उस केस की हमने एक FIR कटवाई। जब हम उस इंसान की FIR कटवाने गए, वो हैबिचुअल था, तो कुछ ट्रांसजेंडर ने कहा हमने उसका घर देखा है। पुलिस की गाड़ी में वो भर के ट्रांसजेंडर गई, इंसान को जब वो पकड़ के लाई तो उसने आके गालियां देना में शुरू, और हम इतना आपे से बाहर हो गए कि हमने भी थोड़े थप्पड़ थप्पड़ उसको मारे। उस टाइम मैंने एक सीन मुझे आज तक वो भूलती नहीं। हमारी एक बहुत बड़ी एक इज़्ज़तदार शख्सियत हैं ख्वाजा कम्युनिटी की, उसने कहा, उन्होंने उसे मुखातिब करके उस बंदे ने कहा कि अच्छा नहीं कर रही हो, तो उन्होंने उसे धक्का दिया, रोते हुए कहा तुमने मुझे अपना पेशाब पिलाया था। मैं कैसे भूल जाऊं ये बात। तो ये जो साइकोलॉजिकल जो ये पागल लोग हैं, उन्होंने ये प्रैक्टिसेस ख्वाजा कम्युनिटी के साथ जानवरों वाली की जाती थी। यदि आप लोगों ने जो प्रेशर बनाए रखा उसकी बुनियाद पर वो एफआईआर कट गई, उसके बाद फिर क्या कानूनी प्रोसेस हुआ? उसके बाद वो इंसान गिरफ्तार हुआ, फिर हमारे यहाँ बेल तो फ़ौरन हो जाती, उसे बेल मिली, बेल निकलते ही उसने दोबारा वीडियो बनाई, अब एक एक को नहीं छोड़ूंगा, और वो वीडियो होगी मेरे पास। तो उसने कहा कि शहजादी तुझे तो नहीं छोड़ूंगा, और मुझे ये कहते थे कि भाई ये तो एजेंट है, जैसे अमेरिका के एजेंट है, ये इनकी एजेंट है, किसी तरह कंट्रोवर्शियल करके इसको किसी तरह दबाएं। फिर हमने दूसरी FIR कटवाई। लेकिन मैं आज तक आपको एक बात बताऊं, हम पूरी तरह कामयाब नहीं। उसके बाद एक FIRों का सिलसिला शुरू हुआ, और 60 FIRs जो हमने करवाई, उसमें विक्ट्री हमें सिर्फ एक में मिली, जिसमें मर्डर्स की FIRs हैं, जिसमें मेरे ख्याल से 9 FIR मर्डर की। तो इस तमाम अरसे के दौरान आप एक किसी केस में कामयाब हो सकते, सिर्फ एक, और वो पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक ही केस। तो उसका जो प्रोसेस था वो कैसे मुख्तलिफ था दूसरे केसेस से? मसला यहाँ ये आता है कि जो हमारा कानूनी तरीक़ेकार है, जो हमारे कोर्ट का सिस्टम है, वो सिस्टम फेल है। वो फेल सिस्टम इसलिए है कि वो जो विक्टिम है वो उसी को इतना तंग करते हैं कि विक्टिम आखिर में माफ़ी मांग लेता है। उस केस में कामयाबी इसलिए हुई कि मैं कहती हूँ एक ज़रूरतमंद, एक बेहतरीन माँ बाप थे, उन्होंने कहा शहज़ादी बेटा हम माफ़ नहीं करें, क्योंकि बाकी जितने मर्डर केसेस हैं वो माफ़ कर दिए गए हैं दियत के कानून के तहत। हमारे यहाँ दियत का कानून मौजूद है, माँ बाप हमें निकाल देते हैं, लेकिन जब केस ख़त्म करना होता है तो वो आगे पैसे लेके चले जाते हैं। के कानून को यूज ये बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस है पाकिस्तान में। ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह, उन्होंने माफ़ नहीं किया, और वो केस हमने 4 साल लड़ा, 4 साल। बिंदिया राना जी भी उस केस में हमारे साथ शाना बशाना थी, उनका नाम ना लिया जाए तो फिर बात पूरी नहीं होगी, तो वो भी हमारे साथ थी। और वो ये वाहिद एक केस है, उस इंसान को उम्र कैद की सज़ा हुई है, उसने मर्डर किया था ख्वाजा का, और वो पाकिस्तान का वाहिद एक केस है, पूरे पाकिस्तान का। जो 2021 की अमेंडमेंट है, ये जो रेप एक्ट की जो, अच्छा रेप एक्ट की, जी। तो उसके बाद से क्योंकि सेक्शन 377 लगता था, या आपके केस में तो खैर वो लगा नहीं, लेकिन ज़्यादातर वही इस्तेमाल किया जाता था, फिर 376 के अंदर वो तमाम चीज़ें आ गई। पहले सिर्फ ख़वातीन के लिए था, लेकिन अब सबके लिए है, एनीवन। तो उसके बाद आपको लगता है कि हाँ कुछ बेहतरी आई है? देखिए, कुछ बेहतरी, एक कानून का खौफ होता है, उस खौफ की हद तक की बेहतरी, इसके अलावा मैं नहीं समझती कोई बेहतरी आई है। फिर प्रैक्टिकली चीज़ों में बहुत टाइम लगेगा। कानून बन गया है, स्टिल अभी हमारी जो है
मैंने उनको कहा कि हम जब एमएलओ करवाने जाते हैं, रेप केस को कौन डील करेगा? मर्द करेगा, औरत करेगी। वहाँ आके फंस जाते हैं। एक रेप केस से तो हमने एफआईआर के लिए चले गए, हमने बात कर ली, हमने एमएलओ के लिए वो जो एक पर्ची देते हैं पुलिस वाले, हम वो लेके चले गए। वहाँ जाके इस कश्मकश में जो विक्टिम होता है वो इतना शर्मिंदा हो जाता है। उसने कहा अभी एमएलओ कौन होता है, कौन कौन करता है? अभी जो जितने भी हमारे एमएलओज होते हैं वो ज़्यादातर मर्द ही करते हैं, क्योंकि ख़वातीन डॉक्टर्स कंफर्टेबल नहीं होती। खवातीन डॉक्टर्स ट्रांसजेंडर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो जब ओथ लेती हैं तो उस वक्त वो ये बात नहीं करती, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिसेस में इस चीज़ की कमी है। और आप कह रही हैं ये लॉ बन गया है, बस इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में मैं समझती हूँ मज़ीद 10 साल और लगने हैं। पर अगर हम इस सारी डिस्कशन को कंक्लूड करते हुए मैं आपसे ये कहूँ कि 2-3 स्टेप्स में ये बात बताएं कि अगर कोई भी ख्वाजा सरा किसी तशद्दुद का शिकार होता है, चाहे वो ज़्यादती की जाती है और किसी किस्म का वायलेंस किया जाता है, फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई के लिए उसको करना क्या चाहिए? सबसे पहले वो जाए थाने में और पुलिस स्टेशन जाए और जाते ही मुझे कॉल करे। स्टिल बड़ा ज़रूरी है ये, वरना आपकी एफआईआर नहीं कटेगी। आपने पहले मुझे कॉल करनी है और सीधा अगर पुलिस स्टेशन या मैं अवेलेबल नहीं हूँ, पुलिस स्टेशन कुछ नहीं कहा, सीधा एमएलओ करवाने जाएं। पहले पुलिस स्टेशन जाना है, और अगर आप फिर नहीं एमएलओ जाना है। हाँ, और अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाना चाहते तो पहले फिर डायरेक्ट एमएलओ करवा लें, लेकिन उसकी थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। वो आपको नोटिस मांगते हैं कि वो लिखा हुआ लेकर आए स्टैम्प के साथ कि पुलिस ने कहा है, और आप जाएं जाके अपना एमएलओ करवाएं। लेकिन स्टिल मैं आपसे ये बात करना चाह रही हूँ कि यहाँ तक का प्रोसेस सही, एफआईआर भी कट जाएगी, कानूनी कार्रवाई है उसका हम क्या करें? मैसेज क्या देना चाहेंगे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को? उन पर बहुत तशद्दुद होता है, बहुत आप जैसे लोग हैं जो अवेयरनेस दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो उस तशद्दुद को सहती रहती है और वो कभी खड़ी भी नहीं होती, कभी जाती भी नहीं है, यही सोच करके पुलिस के पास अगर जाएंगे भी तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस प्रोसेस है, जो हमारा सिस्टम है, उसको इस्तेमाल करने के लिए, इंसाफ की फराहमी के लिए ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है उसको आप मैसेज क्या देंगे? निकलें, अपने हक के लिए आवाज़ लड़ें। ये माशरे से अगर आप उम्मीद रखते हैं इंसानियत की, तो नहीं, ये माशरा हैवानों का माशरा है, बिलखुसूस ये हमारा माशरा है। इसमें चंद लोग, बड़े प्यारे लोग भी आपको मिलेंगे, लेकिन ये जानवर लोग हैं। लड़ना है, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमें लड़ना है। बहुत शुक्रिया शहजादी आपका, और आपकी जो जिद्दोजहद है ये जारी रहनी चाहिए, ताकि इससे आपको तो लड़ना ही है इंसाफ के लिए, लेकिन दूसरों को भी कम से कम फ़ायदा पहुँचे। तो जो तशद्दुद है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और इस तशद्दुद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, इंसाफ के लिए लड़ना है। कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाकर किसी ना किसी को तो इंसाफ मिलेगा। इसी के साथ आज की जेंडर टॉक से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।